हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल अचीव योर ड्रीम्स में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बजट। हमारे संविधान में बजट का उल्लेख आर्टिकल 112 में दिया हुआ है। वहां पर बजट के लिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनकम और एक्सपेंडिचर यानी आय और खर्च का जो लेखा जोखा होता है वो क्या कहलाता है? बजट। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अधिकांश। वो है भारत सरकार का फाइनेंशियल ईयर मतलब भारत सरकार का वित्तीय वर्ष वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। लेकिन जो मध्य प्रदेश का फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। और आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 जुलाई से 30 जून तक का है। बजट एक वित्तीय वर्ष में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आय व खर्च का लेखा जोखा। पहले केवल एक साधारण आम बजट पेश किया जाता था, लेकिन फिर उसको 1924 में आम बजट और एक रेलवे बजट में अलग कर दिया गया। और ये किसके अलग किया गया? 1924 में विलियम एक्वर्ट कमीशन द्वारा अलग किया गया। और 2017 में जनरल आम बजट यानी और रेलवे बजट को एक साथ फिर से मर्ज कर दिया गया। इसको मर्ज क्यों कर दिया? इसका क्या रीजन था? इसका रीजन ये था क्योंकि पहले रेलवे का जो बजट आता था उसका अमाउंट बहुत अधिक होता था, लेकिन अब रेलवे का लगभग डेवलपमेंट हो चुका है, इसलिए अब इसका जो बजट आता था उतने ज्यादा अमाउंट का नहीं आता था। और फिर इसके लिए 2 बजट बनाने के लिए, एक रेलवे बजट और एक जनरल बजट आए, बहुत अधिक समय और बहुत ज्यादा खर्च लगता था। इसलिए इसको एक बजट में फिर से मर्ज कर दिया गया और वो किया गया 2017 में। बजट जो होता है वो वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार होता है। बजट संसद में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। और जो फर्स्ट बजट था ब्रिटिश भारत का वो पेश किया गया था जेम्स विल्सन द्वारा 1860 में। फर्स्ट बजट आजाद जो भारत का था वो पेश किया गया आर.के. शनमुखम छट्टी द्वारा 26 नवंबर 1947 को। और जो फर्स्ट बजट रिपब्लिक इंडिया का यानी संविधान लागू होने के बाद जो पहला बजट पेश हुआ वो पेश किया गया जॉन मथाई द्वारा 1951 में। और सबसे ज्यादा बार बजट जो पेश किया है वो मोरारजी देसाई ने। फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने बजट पेश नहीं किया, ऐसे 2 लोग थे जिन्होंने बजट नहीं पेश किया। एक थी हेमवती नंदन बहुगुणा, एक थे केसी नियोगी। ऐसे वित्त मंत्री जो पीएम बने वो है मोरारजी देसाई, मनमोहन सिंह, बीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह। और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे, आरबीआई गवर्नर भी रहे और पीएम भी रहे। ऐसे पीएम जिन्होंने बजट पेश किया इसमें 3 लोग हैं, एक है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। जो एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट यानी बजट का जो उल्लेख है वो है आर्टिकल 112 में। आर्टिकल 265 में एक जो बिल होता है उसका उल्लेख है वो है वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल। और आर्टिकल 266 में अप्रोप्रिएशन बिल का उल्लेख है। जो वित्त विधेयक होता है पैसा कलेक्शन के लिए होता है, अप्रोप्रिएशन बिल जो होता है वो पैसा खर्च करने के लिए होता है। और ये दोनों जो बिल होते हैं वो बजट के साथ ही पेश किए जाते हैं। अब फंड देखते हैं। फंड 3 प्रकार के होते हैं। एक होती भारत की संचित निधि, एक होती लोक सेवा निधि, एक होती आकस्मिक निधि। जो भारत की संचित निधि उसका उल्लेख आर्टिकल 266(1) में किया गया है। जो लोक लेखा निधि होती है उसका उल्लेख आर्टिकल 266(2) में किया गया है। और जो आकस्मिक निधि होती है उसका उल्लेख आर्टिकल 267 में किया गया है। जो भारत की संचित निधि होती है कितना इसमें इनकम डालना है और कितना खर्च करना है, इसका जो लेखा जोखा होता है, जो इसका मतलब नियंत्रण करता है वो करता है भारत का महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक। और यहाँ से पैसा निकालने के लिए हमेशा पार्लियामेंट की परमिशन की जरूरत होती है। जैसे मोदी गवर्नमेंट को विदेश जाना है तो उन्हें जो यहाँ से पैसा निकालना होगा उसके लिए इन्हें संसद की अनुमति लेना जरूरी होगा। और जो लोक लेखा निधि होती है उसमें जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट स्मॉल सेविंग स्कीम्स। ये गवर्नमेंट स्मॉल सेविंग स्कीम क्या होती है? जैसे अटल पेंशन योजना, जितनी पेंशन योजनाएं होती हैं और जब पोस्ट ऑफिस यहाँ से जो मतलब अमाउंट आता है, जो भी पैसा आता है उसको बोलते हैं वो
वो जो पैसा आता है उसका यूज जो होता है हमेशा लोक कल्याण की योजनाओं के खर्च के लिए किया जाता है, जैसे मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, इस सब चीजों के लिए। और जो आकस्मिक निधि होती है इसमें हमेशा 500 करोड़ रुपए होते हैं। इसका उपयोग हमेशा आकस्मिक स्थिति में किया जाता है। उसका मालिक राष्ट्रपति होता है, यानी यहाँ से पैसा निकालने के लिए, आकस्मिक निधि से पैसा निकालने हमेशा राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए होती है, कि परमिशन लेनी पड़ती है। अब देख लेते हैं, भारत संचित की देखभाल भारत का महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक करता है, यानी CAG। इसमें पैसा निकालने के लिए संसद से परमिशन चाहिए। और यहाँ से लोक लेखा निधि से पैसा निकालने के लिए कोई भी परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन जो पैसा निकलेगा वो लोक कल्याण की योजनाओं के लिए निकलेगा, यानी गवर्नमेंट अपने खर्चे के लिए यहाँ से पैसा नहीं निकाल सकती। और जो आकस्मिक निधि होती है इसका यूज तब होता है, इसका प्रयोग आकस्मिक स्थिति, सूखा, भूकंप आदि के वक्त जब शेष 2 निधि में पैसा ना हो तो राष्ट्रपति की अनुमति से ये पैसा यूज किया जा सकता है, पर बाद में जैसे ही पैसा हो इसे फिल करना पड़ता है। यानी यहाँ पे भारत की संचित निधि के लिए संसद की परमिशन चाहिए, आकस्मिक निधि के लिए राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए, लोक लेखा के लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ से जो पैसा निकलेगा वो हमेशा लोक कल्याण की योजनाओं के लिए निकलेगा, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, ऐसी योजनाओं के लिए हमेशा यहाँ से पैसा निकाला जाएगा। वोट ऑन अकाउंट एक टर्म होता है, एक होता है अंतरिम बजट। इसको बताइए, ये जो होता है वोट ऑन अकाउंट वो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, क्योंकि पहले जो हमारा बजट था वो आता था 28 फरवरी को, और उसको पास होते होते संसद से लगभग कुछ अप्रैल में कुछ ज्यादा दिन लग जाते हैं। जैसे 1 अप्रैल से हमारा वित्तीय वर्ष शुरू होता है, वो लगभग 10 अप्रैल या 15 अप्रैल तब तक पास होता था, जिससे जो 10 दिन का खर्च होता था उसके लिए एक अलग से वोट ऑन अकाउंट लाना पड़ता था, जिससे वहां से उसका खर्च दिया आता था। इसीलिए अब बजट को 1 फरवरी को पेश किया जाता है, इससे ये 31 मार्च के पहले तक पारित हो जाए और हमें अलग से वोट ऑन अकाउंट न लाना पड़े। तो अब देख लेते हैं वोट ऑन अकाउंट को। जब तक बजट पारित होता है तब तक का खर्च इसी से दिया जाता है। फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। पहले बजट 27 फरवरी को लाया जाता है, इसको पारित होने में अप्रैल के कुछ दिन लग जाते थे, तो 1 अप्रैल से बजट के पारित होने तक का खर्चा इसी से दिया जाता था। और अब बजट को 1 फरवरी को लाया जाता है, इससे 1 अप्रैल से पहले पारित हो जाता है बजट, जिससे वोट ऑन अकाउंट अलग से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब अंतरिम बजट क्या होता है? जिस वर्ष इलेक्शन होने वाला होता है उस वर्ष जब तक न्यू गवर्नमेंट ना आए तब तक के लिए जो बजट लाया जाता है उसे अंतरिम बजट कहते हैं। जैसे किसी साल इलेक्शन होने, इलेक्शन मई जून में है, लेकिन बजट जो आएगा वो 1 फरवरी को आएगा, तो जो पुरानी गवर्नमेंट होगी, जो उस समय गवर्नमेंट होगी, वो पूरे साल का बजट ना लाके केवल मई जून तक का ही लाएगी, अब तक इलेक्शन ना हुआ हो। और उस बजट को क्या बोलते हैं? अंतरिम बजट। ये तभी पेश किया जाता है जिस साल चुनाव होने वाले होते हैं। अंतिम बजट उसी साल आता है। अब टाइप्स ऑफ बजट के प्रकार देख लेते हैं। बजट जो होता है 5 प्रकार का होता है। एक होता है लाइन आइटम बजट, एक होता है परफॉर्मेंस बजट, एक होता है आउटकम बजट, एक होता है जीरो बेस्ड बजट, एक होता है जेंडर बेस्ड बजट। परफॉर्मेंस बजट को हिंदी में निष्पादन बजट भी कहते हैं, आउटकम बजट को आउटकम ही कहते हैं, जीरो बेस्ड बजट को शून्य आधारित बजट कहते हैं, और जेंडर बेस्ड बजट को लैंगिक बजट कहते हैं। लाइन आइटम बजट क्या होता है? एलोकेशन ऑफ अमाउंट फॉर डिफरेंट पर्पज, मतलब विभिन्न उद्देश्यों के लिए अमाउंट का वितरण करना क्या कहलाता है? लाइन आइटम बजट। और जो परफॉर्मेंस बजट होता है इसमें जो गोल को निश्चित किया जाता है कि हमें किस किस गोल को पूरा करना है, उसके लिए पैसे का बंटवारा किया जाता है कि ऐसे रोड के लिए इतने, जैसे 20 किलोमीटर की रोड बनाना है तो उसके लिए 20 करोड़ रुपए यहाँ पे सेट कर दिया जाएगा। और जो आउटकम बजट होता है उसमें स्प्लिट द गोल, जैसे 20 किलोमीटर की सड़क बनानी है उस 20 करोड़ रुपए में, उसको पहले तोड़ के 5-5 किलोमीटर के लिए 5 करोड़ रुपए, फिर 5 करोड़ रुपए 5 किलोमीटर के लिए, ऐसे से 4 भागों में बांट लिया जाएगा। तो इस प्रकार स्प्लिट द गोल। जैसे कोई कंपनी अगर इसको बनाएगी जब रोड को, तो पहले उसे 5 किलोमीटर रोड बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, फिर वो 5 किलोमीटर तब और बनाएगी तो फिर उसे 5 करोड़ दिए जाएंगे, फिर वो 5 किलोमीटर फिर बनाएगी रोड तो फिर 5 करोड़ दिए जाएंगे, फिर वो 5 किलोमीटर बनाएगी फिर से 5 करोड़ देंगे। नहीं, एक साथ 20 किलोमीटर रोड बनाने का पैसा न देके उसको छोटे छोटे भागों में दिया जाता है, मतलब स्प्लिट द गोल, गोल को छोटे छोटे भागों में बांट लिया जाता है। और जो शून्य आदाय बजट होता है, जब पिछले वर्ष के बजट को ध्यान में न रख के नए सिरे से बजट पेश किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? शून्य आधारित बजट। ये जो डेवलप किया गया था, ये डेवलप किया गया था पीटर फायर द्वारा।
और जेंडर बेस्ड बजट जो होता है ये अलग बजट, जब फीमेल के लिए अलग से बजट लाया जाता है या ट्रांसजेंडर के लिए मतलब के लिए लाया जाता है, जेंडर के आधार पर बजट लाया जाता है, तो उसे कहते हैं जेंडर बेस्ड बजट। और ये बजट सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में लाया गया था, जेंडर बेस्ड बजट। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ बजट, बजट के घटक। इसके दो घटक होते हैं, एक होती है इनकम, एक होता है खर्च। इनकम मतलब आय, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। जो इनकम होती आय होती है उसके भी दो प्रकार होते हैं, एक होती है रिवेन्यू इनकम यानी राजस्व आय, और एक होती है कैपिटल इनकम यानी पूंजी आय। अब पहले देखते हैं रिवेन्यू इनकम क्या होती है। जो राजस्व आय होती है गवर्नमेंट की ऐसा आय जिसमें गवर्नमेंट ना तो अपनी पूंजी को बेचे ना ही कोई निवेश करे और तब भी उसे आय प्राप्त हो। मतलब गवर्नमेंट की ऐसी आय जिसमें गवर्नमेंट ना कोई खर्च, ना कोई मतलब अपनी पूंजी को बेचती है और ना ही कोई निवेश करती है और तब भी आय प्राप्त होती है, जो उसको क्या बोलते हैं रेवेन्यू इनकम मतलब राजस्व आय। और ये दो प्रकार की होती है, एक होती है टैक्सेबल, एक होती है नॉन टैक्सेबल। मतलब टैक्सेबल में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से जो इनकम प्राप्त होती है, क्योंकि सरकार इसमें ना कोई अपनी पूंजी बेच रही है ना ही कोई निवेश करती है, लेकिन तब भी उसे टैक्स से इनकम प्राप्त होती है। तो किसमें आएगा, रेवेन्यू इनकम में। अब जैसे डायरेक्ट टैक्स में कौन सी इनकम प्राप्त होगी, जैसे इनकम टैक्स, कारपोरेशन टैक्स, आयकर हिंदी में, और निगम कर। और इनडायरेक्ट में से जीएसटी, जैसे यहाँ से जो आय प्राप्त होगी वो कहाँ जाएगी, राजस्व आय में, और ऐसी आय होगी टैक्सेबल आय, मतलब टैक्स से प्राप्त होने वाली आय होगी। और नॉन टैक्सेबल जैसे पीएसयूज की इनकम पर गवर्नमेंट के साथ, जैसे पीएसयूज जो ऐसे होते हैं जैसे आईओसीएल, एनटीपीसी, ये जो कंपनियां हैं इनमें सरकार के शेयर भागीदारी होती है, जैसे 60% की भागीदारी या 70% की, 80% की भागीदारी होती है। जैसे एनटीपीसी मान लीजिए 70% की भागीदारी है गवर्नमेंट की, तो अगर एनटीपीसी कभी 1,000 करोड़ का मुनाफा कमाएगी तो गवर्नमेंट उसका 70% गवर्नमेंट को मिलेगा, क्योंकि उसमें 70% गवर्नमेंट की भागीदारी है। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन टैक्सेबल है। जैसे ग्रांट, और कोई देश से ग्रांट ले ले मतलब अनुदान ले ले, तो उससे जो इनकम होगी वो क्या होगी, रिवेन्यू इनकम मतलब राजस्व आय। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट को ना कोई अपनी पूंजी बेचनी पड़ी और ना ही कोई निवेश करना हो, तब भी आय प्राप्त हुई, वो क्या कहलाई, रिवेन्यू इनकम। एक होती है कैपिटल इनकम। अब कैपिटल इनकम क्या होती है, जब गवर्नमेंट या तो अपनी कैपिटल डिक्रीज करे या अपने डेबिट को बढ़ाए, मतलब गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करे, मतलब वो कहीं निवेश की है और निवेश को हटा ले, तो उससे क्या होगा, उससे आय प्राप्त होगी। उसने कहीं पैसा लगाया और पैसे को निकाल ले, उससे जो आय प्राप्त होगी उसको क्या बोलेंगे, पूंजी आय। यानी उसने डिसइन्वेस्टमेंट किया। गवर्नमेंट बोरोइंग, गवर्नमेंट उधार ले ले यानी डेप्ट को बढ़ा लिया, कर्ज को अपने बढ़ा लिया, तो क्या होगा, उसे आय प्राप्त होगी, जिसे क्या बोलेंगे, पूंजी आय। गवर्नमेंट में कोई सोना, गवर्नमेंट में कोई पूंजी है, सोना, उसको बेच दे, जो उससे आय प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, पूंजी आय। हम देखते हैं एक्सपेंडिचर वाला। एक्सपेंडिचर के भी दो भाग होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजी व्यय। वैसा एक्सपेंडिचर जिसमें गवर्नमेंट ना तो अपने डेप्ट को कम करे और ना ही अपनी पूंजी को बढ़ाए। मतलब वैसा एक्सपेंडिचर, वैसा खर्च जिसमें गवर्नमेंट ना तो अपने कर्ज को कम करती है ना ही अपनी पूंजी को बढ़ाती है। और ये दो प्रकार के, एक प्लान्ड, एक होता है नॉन प्लान्ड। प्लान्ड में क्या होता है, सोशल सेक्टर के, और सोशल सेक्टर में कितने कौन कौन चीजें आती हैं, एजुकेशन, हाउसिंग और हेल्थ। मतलब गवर्नमेंट कहीं पे भी स्कूल खोलने के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट करती है तो यहाँ पे क्या होता है, उससे यहाँ से कोई आय नहीं प्राप्त होती है, ना उसका डेप्ट कम होता है ना ही उसकी कोई पूंजी बढ़ती है। तो ऐसा जो खर्च होता है उसको क्या बोलते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये क्या होता है, प्लान्ड होता है, यानी सरकार इसके लिए सोशल सेक्टर के लिए पहले से प्लान की रहती है। और नॉन प्लान्ड, और गवर्नमेंट कभी पहले से प्लान नहीं बनाती है, कभी भी इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस के खर्च का और सब्सिडी कितनी देगी, उस पर कितना खर्च होगा, इसका कोई पहले प्लान नहीं बनाती है। ये किसमें था, नॉन प्लान। और ये कैसा व्यय होता है, राजस्व व्यय होता है, क्योंकि यहां से भी गवर्नमेंट को कोई भी इनकम नहीं प्राप्त होती है। अब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये जो होता है पूंजी व्यय, वैसा एक्सपेंडिचर जिसमें गवर्नमेंट अपने डेप्ट को कम करे या अपनी पूंजी को बढ़ाए। इसमें भी दो भाग होते हैं, एक होता है प्लान्ड, एक होता है नॉन प्लान्ड। प्लान में से इकोनॉमिक सेक्टर के लिए, एक्सपेंशन के लिए जब कोई खर्च करती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कहीं पे रोड के लिए, रोड बनाने के लिए खर्च करेगी
या कम्युनिकेशन के लिए खर्च करेगी तो किस में आएगा, प्लांट में। इससे क्या होगा, या तो उसकी पूंजी बढ़ेगी या तो उसका डेप्ट कम होगा। और जो राजस्व व्यय होता है उसमें क्या होता है, सोशल सेक्टर के लिए होता है, सामाजिक सेक्टर क्षेत्र के लिए। और यहाँ पे क्या होता है, आर्थिक क्षेत्र के लिए। पूंजी व्यय में आर्थिक क्षेत्र के लिए। और नॉन प्लान का डिफेंस, जैसे कोई डिफेंस में क्या, डिफेंस में से कोई विमान, लड़ाकू विमान खरीद ले तो इससे क्या होगा, जो विमान है एक पूंजी है उसकी, इसकी पूंजी बढ़ेगी तो किस में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और जैसे गवर्नमेंट अनुदान दे दे किसी को तो किस में आएगा, खर्च उसका वो पूंजी व्यय में आएगा, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। और जैसे गवर्नमेंट अपने उधार को कम कर ले, जैसे अपने कुछ कर्ज को खत्म कर ले तो किस में आएगा, वो भी आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आएगा। इसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। जो बजट के घटक होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है इनकम, एक होता है एक्सपेंडिचर। तो इनकम होते हैं उसके भी दो भाग होते हैं, एक होती है रेवेन्यू इनकम, एक होती है कैपिटल इनकम। रेवेन्यू इनकम ऐसी इनकम, सरकार जो ऐसी इनकम कमाती है जिसमें ना सरकार को अपनी पूंजी को कम करना पड़ता है ना कोई निवेश करना पड़ता है, वो क्या कहलाती है, राजस्व आय। और ये दो प्रकार की होती है, एक टैक्सेबल, एक होती है नॉन टैक्सेबल। टैक्सेबल में क्या आती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से जो भी इनकम प्राप्त होती है वो किस में आती है, राजस्व आय में। और नॉन टैक्सेबल में जो पीएसयू इनकम पर गवर्नमेंट का शेयर होता है, जैसे एनटीपीसी, IOCL, यहाँ पे गवर्नमेंट की जो शेयर है, मतलब 70% की भागीदारी होती है, उसमें से 10,000 के प्रॉफिट कमा ली 10, तो उसमें से अगर 70% का शेयर है तो उसे 700 रुपये मिल जाएंगे। अगर 10 करोड़ का होगा तो 700 करोड़ उसे मिल जाएंगे। और जो ग्रांट, किसी देश से कोई ग्रांट ले ले तो वो इनकम किस में आएगी, रेवेन्यू इनकम। इस सबके लिए क्या करना पड़ा है, गवर्नमेंट को कुछ भी अपनी पूंजी को ना बेचना पड़ रहा है ना ही कोई निवेश करना पड़ा, तो ऐसी इनकम को क्या बोलेंगे, रेवेन्यू इनकम, यानी राजस्व आय। और कैपिटल इनकम क्या होती है, जब गवर्नमेंट या तो अपनी कैपिटल डिक्रीज करे या अपनी डेप्ट को बढ़ाए, मतलब गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, मतलब कहीं इन्वेस्टमेंट की है वहां से पैसा निकाल ले, जिससे जो आय प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, कैपिटल इनकम। गवर्नमेंट उधार कोई ले ले, उससे जो आय प्राप्त होगी उसको क्या कहेंगे, कैपिटल इनकम, यानी पूंजी आय। गवर्नमेंट कोई पूंजी बेच के आय प्राप्त करे तो उसको क्या बोलेंगे, पूंजी आय। अब देखते हैं रेवेन्यू, अब देखते हैं एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होता है, दो होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है राजस्व व्यय, और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजी व्यय। और राजस्व व्यय में क्या होता है, वैसा एक्सपेंडिचर जिसमें गवर्नमेंट ना तो अपने डेप्ट को कम करे ना ही अपनी पूंजी को बढ़ाए। और इसमें भी दो भाग होते हैं, जो प्लांट और नॉन प्लांट। प्लांट में क्या आता है, सोशल सेक्टर के लिए, जैसे एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ, मतलब कोई हॉस्पिटल बनवाए या कोई स्कूल खुलवाए या कोई आवासीय व्यवस्था करवाए, तो वहां के से जो पूंजी कोई प्राप्त नहीं होती सरकार को, तो वो कैसा खर्च होता है, वो होता है ऐसा ही, इसमें गवर्नमेंट ना तो अपने डेप्ट को कम कर रही है ना ही अपनी पूंजी बढ़ा रही है, वो किसमें आएगा, राजस्व व्यय में आएगा। और नॉन प्लान में जो इंटरेस्ट पेमेंट, सरकार इस सबके लिए कोई भी पहले से योजना नहीं तैयार करती है। डिफेंस और सब्सिडी, कितनी छूट देनी है, इस सबके लिए कोई योजना, इसलिए किसमें आता है, नॉन प्लान में। क्वेश्चन पूछ लिया था सब्सिडी किसमें आती है, तो आती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नॉन प्लान में। और जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजी व्यय, वैसा एक्सपेंडिचर जिसमें गवर्नमेंट अपने डेप्ट को कम करे या अपनी पूंजी को बढ़ा ले। ये इसमें दो होते हैं, इसमें भी प्लांट, नॉन प्लांट। यहाँ पे क्या होता है, इकोनॉमिक सेक्टर के लिए, यानी आर्थिक सेक्टर के लिए। यहाँ क्या होता है, और राजस्व वाले में क्या होता है, राजस्व व्यय में जो होता है इसमें क्या होता है, सोशल सेक्टर के लिए प्लांट वाले में आता है। इसमें क्या होता है, इस वाले प्लांट में क्या आता है, कैपिटल वाले में इसमें आता है इकोनॉमिक सेक्टर एक्सपेंशन के लिए, जैसे रोड के लिए मतलब करे, कम्युनिकेशन के लिए करे खर्च, तो इससे क्या होगा, सरकार को आय प्राप्त होती है। और नॉन प्लान में क्या था, डिफेंस, लड़ाकू विमान खरीद ले, क्योंकि सरकार पहले इसकी योजना नहीं बना करती कि उसे लड़ाकू विमान खरीदना, जैसी जरूरत होती है वैसा काम करती है, तो इससे क्या होगा, उसकी पूंजी बढ़ जाएगी, लड़ाकू विमान उसकी पूंजी में जुड़ जाएगा। ग्रांट या अपनी बारोइंग को कम कर ले तो वो क्या आएगा, किसमें आएगा, वो आएगा आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इस पे का हमारा बजट टॉपिक पूरा हुआ। अब अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे टैक्सेशन सिस्टम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।